आज के अब इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन देखने लगे हैं पेपर्स का कि हर स्टूडेंट को पता है कि इम्तहान में एग्ज़ाम्स में दो समरीज़ हैं जो लाजमी उनमें से एक आनी है, जिसमें एक डैफोडिल्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की और दूसरी पोइम का नाम है इफ़ रुडयार्ड किपलिंग की। इन दोनों में से एक पोइम तो आनी ही आनी है और एक जो पोइम है वो 5 मार्क्स की है। इससे पहले एक लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 यानी कि डैफोडिल्स के क्वेश्चंस वगैरह देखे, लेकिन वो बॉक्सेस क्वेश्चन थे। आज के इस लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इसके अलावा जो है इसके हमने ये देखना है कुछ एमसीक्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास समरी आंसर क्वेश्चंस और कुछ इसके आगे एमसीक्यूज़ हैं, वो सिर्फ एक अपनी असेसमेंट के लिए। एक दफ़ा हम फिर से इसको देख लेते हैं शॉर्टली कि ये क्या था। पूरी जो पोइम है उसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से इसकी शॉर्ट एक जो है ट्रांसलेशन कि मैं वो पोइट अपने बारे में बताता है कि मैं एक बादल की तरह तन्हा घूम रहा था जो वादियों और पहाड़ों या पहाड़ियों पर ऊंचा तैरता है, यानी बादल की बात की जा रही है। जब अचानक मैंने एक हुजूम देखा, सुनहरी नरगिस के फूलों का एक लश्कर झील के किनारे दरख्तों के नीचे हवा में लहराती और रक्स करते सितारों की तरह मुसलसल जो चमकते हैं और कहकशां में झुलझुलाते हैं झुलमिलाते हैं, वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे एक खलीज के किनारे पर। खलीज यहाँ पे मतलब जैसे कि कहकशां वगैरह के तौर पे यूज़ कर 10,000 मैंने एक नज़र में देखे, एक झलक में देखे, अपने सरों को चंचल रक्स में झुलाते, मतलब कि आपस में एक दूसरे को मतलब कि किसमें यानी कि रक्स कर रहे हैं। वो इनके साथ लहरें भी रक्स कर रही थी, लेकिन वो चमकती हुई लहरों से खुशी में भर गए थे। यानी कि जो एक तो लहरें वो थी जो फ्लावर्स जो पुल के ऊपर आ रही थी लहरा रहे थे, और दूसरी खुशी वो जो पानी के अंदर एक वेव्स उठती हैं वो। तो कहते हैं कि ये जो फूलों के अंदर जो वेव्स आने वाली आ रही थी ये ज़्यादा एक खूबसूरत थी। एक शायर खुश हुए बगैर ना रह सका, ऐसी खुशगवार सोहबत में यानी जोकन कंपनी मैंने देखा और देखता रहा, लेकिन थोड़ा सोचा कि इस नज़ारे ने मुझे क्या दौलत बख्शी थी। क्योंकि अक्सर जब मैं अपने सोफ़े पर लेटता हूँ खाली या उदास मूड में या लम्हों में, वो इस अंदरूनी आँख पर चमकती हैं, यानी कि वो मेरे ख्यालात में आते हैं, मैं उनको सोचता हूँ खुद ब खुद, वो मेरे अंदर मेरी आंखों के सामने इनवर्ड आइज़ जो तन्हाई की नेमत है। और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और नरगिस के फूलों के साथ मैं रक्स करता हूँ, यानी कि मुझे भी वैसी खुशी और सुकून महसूस होता है जैसे कि उनको महसूस होता है किनको फ्लावर्स को। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। समरी देख लेते हैं। समरी में बेटा सबसे ऊपर आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका पैटर्न ये है कि आपका अमूमन जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा या कोई भी क्वेश्चन हो, टेस्ट हो कोई भी, आप उसमें अपना क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, आपका वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो बताएं। हेडिंग सिर्फ आपने देनी है समरी की और कुछ भी नहीं लिखना आपने। बाकी यहाँ पे पोइम, यहाँ पे पोइट, इन दोनों को आप लिख दें अपने मार्कर से, सिंपल या कर मार्कर से, और आगे पेन से बेशक हम यहाँ पे नाम लिख दें। पोइम डैफोडिल्स, पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये मुकम्मल नाम लिखना है आपने, विलियम वर्ड। और यहाँ से आगे इस तरह करके आपकी समरी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि अभी ऊपर हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं कुछ 4 कोटेशंस, ये कोट्स डाल देंगे बीच में। और इसके अलावा देखें इसमें किसी किस्म की भी हम हेडिंग्स नहीं बनाते, हेडिंग्स नहीं है, बस यही कि आपने क्वेश्चन बताया कौन सा करने लगे हैं और क्या है इस क्वेश्चन में समरी है, फिर पोइम, आगे डैफोडिल्स, पोइट, और इस तरह करके कर देंगे। ये कोई भी ये समरी का ये हमने पैटर्न बना लिया। अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। देखें समरी में क्या है। नेचर इज़ द आर्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ज़ाहिर सी बात है कि जो कुदरत है ये अल्लाह ताला की एक फ़न है, अल्लाह ताला ने इसको बनाया हुआ है। चाहे वो चाँद तारे सूरज हैं और बादलों से जो अलग अलग किस्म की अशकाल बनती हैं, अलग अलग तरह की अशकाल बनती है, चाँद का निकलना, सूरज का निकलना, फिर फ्लावर्स हैं, पहाड़ वगैरह हैं, कुदरती मंजर, ये तमाम चीज़ें। द पोइम ओपन्स विद द स्पीकर ऑफ फीलिंग आइसोलेटेड, मतलब कि वो तनहा था, एंड वंडरिंग, और फिर रहा था एमलेसली इधर उधर, कंपेयरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो एक तनहा बादल के साथ, एक आवारा बादल के साथ मिलाता है। हीज मूड शिफ्ट्स ड्रामेटिकली व्हेन ही इनकाउंटर्स अ वास्ट फील्ड ऑफ, मतलब कि उसका जो ख्याल है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो जैसे ड्रामे के तौर पे एक अलग किस्म की दुनिया में पहुंच जाना और
खो जाना उसमें। तो वैसे ये गोल्डन डैफोडिल्स जो बिसाइड द लेक और बीनीथ द ग्रोव ऑफ ट्रीज, एक बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रीज होते हैं उनके साथ, दीज फ्लावर्स आर नॉट स्टैटिक, ये ठहरे हुए नहीं थे, रुके हुए नहीं थे, दे आर एक्टिवली पुरजोशी से फ्लटरिंग, झूम रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ठंडी हवा में और एक जायकेदार हवा में वो ड्रग्स कर रहे थे और झूम रहे थे, क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट मतलब कि एंड जॉयफुल स्पेक्टिकल, एक नज़ारा पुरमसरत खूबसूरत। द sheer number of daffodils is emphasized stretching in a never ending line and appearing as 10,000, मतलब कहते हैं इतने ज़्यादा थे, लगता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, नेवर एंडिंग लाइन। और उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे 10,000 से भी ज़्यादा, एट अ सिंगल ग्लैंस ऑल इंगेज इन अ स्प्राइटली डांस, मतलब ये पुरजोशी से वो ड्रग्स कर रहे थे। द स्पीकर ऑब्जर्व्स, अब ये जो स्पीकर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑब्जर्व द लवली सीन या लिव द lively scene, noting that even the waves of lake seems to dance but the daffodils surpass them in their glee, यानी कि आगे निकल रही थी जो डैफोडिल्स यानी कि जो फूलों के अंदर महसूस होने वाली खुशी थी, वो असल में जो खुशी होती है एक लहरों को कहते हैं कि जैसे कि हर इंसान जो है खुशी के अंदर रक्स करता है, झूमता है, खुश होता है, छलांगे लगाता है, उछलता है, ऐसे ही जैसे कि ये पानी के अंदर, झील के अंदर जो उठने वाली लहरें हैं वो भी यही खुशी मना रही हैं, और इस तरफ हमारे पास जो डैफोडिल वो भी यही, और डैफोडिल्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं जो लेक्स के अंदर उठने वाली वेव्स हैं उनसे। नेचर इज़ द बेस्ट कंपेनियन, बिल्कुल ऐसी चीज़ है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट कि जिस तरह की यहाँ पे बात की गई उसके मुताबिक नेचर इज़ द बेस्ट कंपेनियन, मतलब कि नेचर से अच्छा कोई दोस्त, कोई साथी नहीं है, ठीक है। द जॉयस कंपनी ऑफ फ्लावर्स फिल्स द पोइट with happiness, making it impossible for himself to be anything but gay, कहता है सब कुछ उसको बुला दिया लेकिन एक खुशी थी जो उसके जहन में थी, जो उसके दिमाग में थी, इन अ सच जोकन कंपनी, इतनी पुरमसरत सोहबत के अंदर, मतलब कि वो यहाँ पे आके सब कुछ भूल गया, उसके जहन में सिर्फ एक कंपनी जो रह गई, एक सोच जो रह गई वो खुशी की थी जोकन कंपनी में। ही गेसिस, उसको देखते ही गया, तकता ही रहा वो उसको। ही गेसिस intently at the scene, initially not fully comprehending the immense wealth, कहते ये बहुत एक सोचने में उसने सोचा कि बहुत बड़ी एक दौलत है खुशी की, and inspiration this sight brings him, ठीक है। इसके बाद anyone who keeps the ability to see beauty, हर वो शख्स या हर वो कोई जिसमें खूबसूरती को देखने की सलाहियत है, नेवर ग्रॉस ओल्ड, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये फ्रांस काफ्का की एक कोटेशन है, फ्रांस काफ्का ने लिखी है ये। द फाइनल स्टैंजा रिवील्स द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस इनकाउंटर, मतलब कि जो उसका सामना हुआ ना डैफोडिल्स के साथ। अब फाइनल जो हमारे पास स्टैंजा उसमें क्या कहता है, द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट फ्रिक्वेंटली व्हेन ही इज अलोन एंड फीलिंग वैकेंट और इन पेंसिव मोड, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ट आई, मतलब कि उसके सामने आते हैं ख्यालात, वो उसमें खो जाता है, जब उसको सोचने के लिए कुछ नहीं होता, करने के लिए कुछ नहीं होता, या जब वो किसी गहरी सोचों में मुब्तला होता है तो ये उसके सामने उभर आती हैं। दिस विविड रिकलेक्शन बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्रोफाउंड ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। ये उसके लिए जो है तन्हाई के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ या बहुत ज़्यादा रहमत के तौर पे उभरती हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या मतलब है इसका कि जब भी वो तन्हा होता है तो ये इसकी तन्हाई की राहत है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की राहत, ट्रांसफॉर्मिंग हिज सॉलिटरी मोमेंट्स इनटू वंस फील्ड विद प्लेयर, उसके जो तन्हाई के अफसुर्दगी के लम्हात होते हैं उसको खुशी से भर देते हैं प्लेयर। हिज हार्ट विद प्लेयर फिल्स, उसका जो दिल भर जाता है खुशी से। मेटाफोरिकली डांसेस विद द डैफोडिल्स, अब मेटाफर का मतलब क्या होता है, सिमली का मतलब क्या होता है, इस पे एज वीडियो भी बनी हुई है और समझा भी दिया हुआ है एक एक चीज़ को, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन प्रोवाइड इंड्योरिंग कम्फर्ट एंड जॉय even in absence,
यानी कोई चीज़ नहीं है, फिर भी उसका ख्याल से फिर भी उसकी जो एक मिलने वाली राहत खुशी है वो हमारे दुखों को ख़त्म कर सकती है। इसके नीचे जो एक कोटेशन और है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट डेट लव्ड हर। फितरत या ये कुदरत, नेचर, खूबसूरती ये जो है इसकी, ये कभी उसको धोखा नहीं देती जिसने इससे मोहब्बत की, कभी उसके दिल को नहीं तोड़ती या छोड़ के नहीं जाती, धोखा नहीं देती जिसने उससे मोहब्बत की। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। आप चाहें तो इसके नीचे लिख भी सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसकी ये कोटेशन है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, कि जिसने उससे मोहब्बत की उसने कभी उसको धोखा नहीं दिया। ये हो गया। अब इसके साथ हमने देखने हमारे क्वेश्चन आंसर्स, वो देख लेते हैं। देखें, ये क्वेश्चन आंसर्स है, इसको बस मैं नॉर्मली अभी बता देता हूँ क्योंकि कम ही आते हैं, लेकिन आते हैं। एक दो क्वेश्चन पॉइंट में से आने हैं। अगर आपको 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो उसमें से देखें 8 क्वेश्चन आए, 5 इसमें से अटैम्प्ट करने हैं, तो ये जो 8 हैं, 8 में तकरीबन 2 या 1 आपके पॉइंट में से आएंगे। तो इसको आपने जो है एक दफ़ा पढ़ लेना है, देख लेना है अच्छे तरीके से। बस मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। सेंट्रल आइडिया ऑफ डैफोडिल्स, पहले तो उन्होंने सेंट्रल आइडिया मांग लिया है कि क्या है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम है वो हमारे पास नेचर है और ब्यूटी ऑफ नेचर है। लेकिन ये दो लफ्ज़ वो में भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रोफाउंड जॉय एंड लास्टिंग इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, स्पेसिफिकली द साइट ऑफ अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स, द पोएम एम्फसाइज, यहाँ से भी लिख सकते हैं बस, हाउ मेमोरीज ऑफ सच नेचुरल ब्यूटी कैन अपलिफ्ट द स्पिरिट ड्यूरिंग सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग एंड मोड, कि क्या जो इसकी तरतीब है उसकी वजाहत करने को उसने हमें कहा था। तो द सेटिंग इज़ अ वैली बिसाइड अ लेक beneath the trees where the poet saw a host of daffodils, of golden daffodils. This scene and nature setting contributes to a mood of tranquility, wonder, and eventually profound joy and introspection. ठीक है, मतलब कि ये सेटिंग्स वगैरह बताने के लिए उसने कहा। और डिस्क्रिप्शन एंड इमेजरी ऑफ डैफोडिल्स, यानी कि जो शायर डैफोडिल्स को कैसे बयान करता है इसको, मतलब कि शायर जो डैफोडिल्स है उसको कैसे बताता है और कैसे इसके अंदर जो ना मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस डालता है। तो द पोइट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल एज होस्ट ऑफ golden daffodils flirting and dancing, the breeze continues, the star that shine, and 10,000 आई एट अ ग्लैंस। ये देखें जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया आपने वैसे ही लिखना है। ही यूजेस विजुअल इमेजरी, गोल्डन और शाइनिंग स्टार्स के कैनेस्थेटिक इमेजरी, फ्लटरिंग है, डांसिंग है, एंड न्यूमेरिकल इमेजरी को है 10,000 टू ब्रिंग देम टू लाइफ। इमेजरी मतलब ख्याल ही है ना, एक हमारी आंखों के बनने आगे आने वाले तस्वर जो हैं उनके लिए इसने यूज़ किया। यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ है, इस पर भी आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा। और अभी मैं इसी इतना बताना चाहता हूँ कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, कि जब किसी बेजान चीज़ को जानदार हो जैसी कोई खसूसियत दे दी जाए। पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड व्हेन द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ क्राउड, a host, flirting and dancing and engaging in a jocund company. This gives human like qualities and action, देखें वही बात आ गई, human like qualities and actions to the flowers, making them seem alive, उनको ऐसा दिखाने के लिए जैसे कि वो जिंदा है, and joyful companions। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इफेक्ट्स पूछे गए और राइमिंग सीम के हवाले से पूछा गया। तो द कॉन्सिस्टेंट AABB राइम स्कीम, क्राउड राइमिंग स्कीम क्या होती है, ये लास्ट पे जो जैसे हम कहते हैं ना काफिया वगैरह, तो लास्ट पे जो जैसे क्राउड मिलते जुलते वर्ड, और एंड पे जो है साउंड भी सेम है। हिल्स डैफोडिल्स प्रोवाइड्स अ रेगुलर एंड प्लीजिंग रिदम enhancing the poem's musicality and flow, making it memorable and easy to read. जोगंट कंपनी एंड इंस्पेक्ट, ठीक है, पुरमसरत सोबत उसने कहा ना कि ये मेरे लिए जो है एक इंतहाई खुशी के लिए की बात है,
ठीक है, तो इसमें वो क्या फील करता है, द ब्लिस, ये सवाल था, द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज जॉकर कंपनी बिकॉज देयर वाइब्रेंट एंड लिवली presence filled him with immense joy and cheerfulness। ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या dispelling his earlier loneliness and leaving a lasting impression of happiness। Bliss of solitude and daffodils, the bliss of solitude refers to the profound contentment and happiness found in being alone, not in a lonely way but in a state of peaceful contemplation। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक है ये, लेकिन द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट to this by providing a beautiful memory that the poet can recall during his solitude, bringing him joy and filling the inward eye। लास्ट क्वेश्चन है, रिमेनिंग नहीं, मतलब कि री इमेजिनिंग द रिविजिट, दोबारा से उसको सोचना या दोबारा से उसका तसव्वुर करना उसके लिए कैसा था, ये यहाँ पे बात होने लगी कि शायर ने मतलब कि बार बार तसव्वुर, या जब वो तन्हाई में होता तो उसके वाले से क्या कहा है, रिविजिटिंग द प्लेस ईयर्स लेटर, मतलब कि बाद में उस जगह को सोचते रहना। अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है कि हमें बार बार माजी का ख्याल आता रहे, हमारी आंखों के सामने माजी छाया जाए। वुड वॉश ओवर मी, अ बिटर स्वीट of for the vibrant scene that once was। The field might now be overgrown, the daffodils fewer, but the echo of their golden, देखें यहाँ से, the echo of their golden dance would still still resonate in my memory, a testament to the enduring power of nature's beauty and the profound impact it had on a solitary wanderer। जो इस पे खास किस्म का असर हुआ है उसकी बात की जा रही है। खैर, इसके आगे कुछ हमारे पास एमसीक्यूज थे, वो एमसीक्यूज एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, अदरवाइज इतनी नेसेसिटी नहीं है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द डैफोडिल्स, वो हमें पता होना चाहिए कि क्या है प्राइमरी डैफोडिल्स का जो है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट नेचर एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ, कौन सा ऐसा है उसने उसके साथ किया, क्लाउड के साथ किया है। वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स, कहाँ पे उसने देखे, बिसाइड द लेक। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ डैफोडिल्स, वो कैसे बयान करता है, फ्लंटिंग एंड डांसिंग के तौर पे। टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म ऑफ देयर, ये किस्सा करता है स्टारी नाइट, मतलब कि सितारों की जब उसने बात की कैशा वगैरह की। हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोइट एस्टिमेट ही सा एट अ ग्लैंस, इसने कितने देखे हैं, 10,000 यानी टेंस ऑफ थाउजेंड। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोइट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स, कौन सा वर्ड है जो उसको बताता है वो लॉनली था। What effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls them, जब बाद में उसको करता वो क्या लेके आते हैं, they bring him joy, उसके लिए वो खुशी वगैरह लेके आते हैं, उसको खुशी से भरपूर। What phrase does the poet use to describe the reflective moments about the daffodils, कौन से किसके साथ करता है वो, in a cheerful mood। Which line from the poem best convey the lasting impact of the daffodils on the poet, कौन सा करता है इसमें, यह है कि and then my heart with pleasures fill, कि और जो है ना उसका दिल जो खुशी से भर जाता है। बाकी ये मैंने शेयर किए हुए हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ है हमारे ऑनलाइन लेक्चर में, ऑनलाइन क्लास में ये हमने सारा किया हुआ। ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप बाकी भी इसको कर लें। बाकी इसके अलावा इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा ग्रामर के, फिगरेटिव स्पीच के ऊपर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।